ये जो आपने कहा ना लैक ऑफ एम्बिशन, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी है हमारी, तो वो तो मेन रोड के ऊपर में ही है, पूरा बीच रोड है। तो ऑटो वाले बहुत सारे खड़े रहते हैं, क्योंकि कोई है कि वो टूरिस्ट लोगों का आना जाना रहता है ना। तो मैं देखता हूँ ऑटो वालों को ऑटो ऑन रख करके, माने इंजन चल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, वो बढ़िया मज़े से बैठे और मोबाइल देख रहे हैं। तो और सामने इधर उधर नज़र भी नहीं कर रहा है, किसी को आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ, और इंजन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कितनी देर तक ये इंजन चालू रखता है। एटलीस्ट मैंने 20 मिनट तक देखा, वो खड़ा है, मोबाइल देख रहा है और इंजन चल रहा है, उसको जैसे कि कोई फिक्र ही नहीं है इस जगत की। ऐसा मैं अपने समय में इस तरह से स्कूटर फूटर चलाता था, मैं स्टूडेंट था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं इंजन चालू रख के मैंने 20 मिनट एक जगह पे खड़ा रहूं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अभी आज ऐसा, और देखिए हम यूक्रेन रशिया से ऑयल परचेस करते हैं, ये पेट्रोल, और उसमें अमेरिका के साथ में झगड़ा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल हमारे यहाँ पे कहीं मुफ्त में मिलता है, तो भी बढ़िया मजे से 20 मिनट तक इंजन चालू रख के वो खड़ा है। क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना कि हमारी एम्बिशन कैसे बढ़ाई जाए, तो देखिए कि इसके बारे में अब जैसे कि आर्नोल्ड टोयनबी का जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, उसने कोई 30+ सिविलाइजेशन का स्टडी किया है, जहाँ से तक का अपने पास में रिकॉर्ड है कि हाउ सिविलाइजेशन राइजेस, हाउ हाउ सिविलाइजेशन इज बोर्न, हाउ सिविलाइजेशन डेवलप्स, हाउ सिविलाइजेशन डिटीरियोरेट्स एंड अल्टीमेटली इट इज डिस्ट्रॉयड। तो वो उसका स्टडी का कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना, अल्टीमेट कंक्लूजन जो है, वो कहता है कि सिविलाइजेशन राइज कब होती है, जबकि उसके सामने चैलेंज आती है। और चैलेंज दो टाइप की आती है, एक तो मैनेजेबल चैलेंज होती है, एक तो है अनमैनेजेबल चैलेंज होती है। अब जैसे कि अब छोटा सा देश है, जैसे कि ये आप ले लीजिए यूक्रेन। अभी यूक्रेन के ऊपर में रशिया ने अटैक किया, तो अभी क्या है ना, उसके सामने एक अनमैनेजेबल चैलेंज है, इस अर्थ में कि यूक्रेन का रिसोर्स और पावर इतना नहीं है कि रशिया का मुकाबला कर पाए। ऑन दी अदर हैंड, और इससे क्या होगा कि वैसे यूक्रेन वाले जो है वो हार्ड वर्क तो बहुत करेंगे, उनकी एम्बिशन बढ़ेगी अपनी सोसाइटी को सेव करने के लिए। और उनका अभी ये ड्रोन वॉरफेयर जो है पूरा, आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल देखिए कि ये जो पूरा रेवोल्यूशन आया है ड्रोन वॉरफेयर में, पूरा यूक्रेन की वजह से आया है, क्योंकि अभी उनके पास में इतने तो सोल्जर नहीं है कि वो रशिया के सामने लड़े। तो उन्होंने ये पूरा मैंने सच एन एक्सटेंट ये ड्रोन रेवोल्यूशन ये लोग लेके आए हैं कि पेंटागन भी उनके पास में सीख रहा है। सो दैट इज वन वे कि चैलेंज आनी चाहिए जिसका मुकाबला करने के लिए पूरा देश खड़ा हो जाए। सो दैट इज वन थिंग। किंतु यूक्रेन के सामने जो चैलेंज है ना, वो अनमैनेजेबल है, रशिया के सामने वो जीतने नहीं वाले हैं, बोल करके उनका डेवलपमेंट होगा नहीं, रुक जाएगा। जबकि देखिए कि ब्रिटेन के सामने चैलेंज था स्पेनिश आर्माडा। आज से 16th सेंचुरी की बात करें, ये क्वीन एलिजाबेथ उस समय थी, तो ये स्पेन ने आर्माडा भेजा था, एक बहुत बड़ा युद्ध जहाज़ों का समूह, ब्रिटेन को विजय करने के लिए, ब्रिटेन पे राज करने के लिए। तो वो अभी क्या है कि ब्रिटेन के पास में इतना स्ट्रेंथ, हालांकि स्पेन उस समय का सुपर पावर था और ब्रिटेन छोटा सा देश था, किंतु उनके पास में जो साहस जो था ना, वो इतना था कि वो मैनेजेबल चैलेंज था। ये जो स्पेनिश आर्माडा को जीत करके वे लोग विजय हुए, और फिर वो जो पूरी माने नेविगेशन शिप बिल्डिंग टेक्निक है, उसको एक्सपांड करके फिर पूरे विश्व में वे लोग फैले। तो क्या है कि कोई भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ना है ना, उसको एक चैलेंज चाहिए। चैलेंज पूरे देश को इकट्ठा करती है और उसको एक गोल देती है। इस गोल को कंप्लीट करने के लिए एक के बाद एक शूरवीर जो है वो प्रकट होना शुरू हो गए। और दूसरा कि ये चैलेंज जो है वो मैनेजेबल होनी चाहिए, इस अर्थ में कि हमारा उसमें विजय होना चाहिए। तो यदि ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, तो वो देश जो है वो भयानक डेवलप होता है, और बहुत एम्बिशियस एम्बिशियस हार्ड वर्किंग हार्ड ड्रिवन लोग उसमें पैदा होते हैं। अभी जैसे ये अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी था, ये भारत भी ब्रिटिश कॉलोनी था, किंतु अमेरिका के सामने ब्रिटेन के ऊपर में ब्रिटिश राज को हटाना इट वाज ए मैनेजेबल चैलेंज बोल करके अमेरिका ब्रिटेन को भगा करके इतनी बड़ी महासत्ता बना। जबकि भारत की जो परिस्थिति थी, इतना भयानक तमस में डूबा हुआ था कि ब्रिटिश राज को भगाने की कोई क्षमता नहीं थी।
ब्रिटिश लोग गए मेनली बिकॉज की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी पिटाई हुई है उन लोगों की, बोल करके वे लोग यहाँ से निकले हैं। तो अभी भारत के सामने प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो है कि हमारे सामने एक मैनेजेबल चैलेंज आनी चाहिए, और यह चैलेंज इस तरह की हो कि सभी भारतवासियों को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में हमारी शक्तियों को वो प्रवाहित करे। सो इफ दिस इज पॉसिबल तो ये कुछ होगा। अदरवाइज देखिए कि हम लोग हमेशा से अपने को इस तरह से एक इंसुलर सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे इस दो समुंदर है दोनों ओर, और ऊपर में देखिए हिमालय है, हिंदू कुश है, बोल करके हम लोग अपने को एक इंसुलर समझते हैं। बोलते हैं कि जो विदेश से आते हैं थोड़ा बहुत राज करके चले जाएंगे, अपना सोसाइटी है, अपना कल्चर है, बस एज इट इज चलता रहेगा, हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इंसुलर माइंडसेट जो है, आज बिहार में इलेक्शन हुआ, देखा आपने कौन सा माने नाती जाति को छोड़ करके वही विचार ही नहीं। ये पीके बेचारा मेहनत किया इतना कि ये एजुकेशन के ऊपर में इलेक्शन इश्यू बनाया जाए, ये हेल्थ को इश्यू बनाया जाए। ये एजुकेशन हेल्थ हमारे लिए इश्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एम्बिशन ही नहीं है। एम्बिशन होगी तो ये हेल्थ और एजुकेशन इश्यू होंगे। आप 10,000 दे दीजिए, नाती जाति के चक्कर में फंसा दीजिए, उसी से हम लोग खुश हो गए हैं। तो इससे खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सामने चैलेंज नहीं है। एम्बिशन इज ऑलवेज इन द रिस्पॉन्स ऑफ ए चैलेंज। ये चैलेंज ही हमारे सामने नहीं आता है बोल करके ये जो पीस है ना आखिरी 50 साल की, उसने भारत को ना बिल्कुल। और देखिए कि ब्रिटेन, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका को एक्चुअली ब्रिटिश के साथ में युद्ध करना पड़ा था। अभी हम लोगों ने किसी के साथ में युद्ध ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो युद्ध थोड़ी ना कहलाया जाता है, वो तो छोटा मोटा स्कर्मिश था बॉर्डर के ऊपर में। चाइना के साथ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ये चैलेंज का अभाव जो है, इट इज़ अनदर फंडामेंटल प्रॉब्लम की मुझे लगता है कि ये एम्बिशन इसके पीछे नहीं है हमारी। ये जो मैं परसों दिन बता रहा था ना कि ये एलियन, यदि ये एलियन आ जाते हैं सही में पृथ्वी के ऊपर में अटैक करने के लिए, दैट विल बी अ चैलेंज। फिर उस चैलेंज का सामना करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। दैट विल फ्लेयर अप आवर एम्बिशन। किंतु एज लॉन्ग एज देर इज नो चैलेंज, हम लोग एम्बिशन डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। I don't think if faith is related to ambition. Challenge is related to ambition. Without ना, यहाँ पे क्या है, दो फ्रेमवर्क है, दो यह है डायमेंशन है। एक तो इंडिविजुअल डायमेंशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे आत्मश्रद्धा होनी ही चाहिए। आत्मश्रद्धा नहीं होने से आप में एम्बिशन डेवलप नहीं होगी, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु एक इकोसिस्टम भी होना चाहिए विद इन विच यू कैन अप्लाई दिस आत्मश्रद्धा योर एम्बिशन। अभी यही इलोन मस्क साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो इकोसिस्टम ही नहीं है। ये इलोन मस्क हो ना कि सुंदर पिचाई हो ना कि ये सत्य नडेला हो, देखिए कि उन सबको वो इकोसिस्टम चाहिए विच थ्रीव्स ऑन चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, जो कि ना ही भारत में है ना ही साउथ अफ्रीका में है। सो अल्टीमेटली तो हमको इकोसिस्टम खड़ी करनी होगी। इकोसिस्टम खड़ी हो जाएगी ना, तो कोई भी देश का आप देखें ना, आप इस तरह से आप एनालिसिस कर ही सकते हैं कि 10% लोगों में सुपर एम्बिशन होगी, फिर ये 20% होंगे वो मॉडरेट एम्बिशन होगी। तो इस तरह का आप वो पिरामिड स्ट्रक्चर आप कोई भी देश में मिलेगा, इवन श्रीलंका में भी मिलेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी मिलेगा। उन लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो उसको नर्चर करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए इकोसिस्टम नहीं है। सो दैट इज द थिंग वी इंडिया नीड टू एस्टैब्लिश। We have to have a challenge before us, and in order to respond this challenge, we need to establish this ecosystem. होना ही चाहिए। देखिए आज मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि ये लेबर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। अभी ये लेबर रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने कितना ट्राई किया था, कितना सब ये दंगा हुआ था, फसाद हुआ था। देखिए लैंड, लेबर एंड फार्मिंग, 3 रिफॉर्म है यदि आपकी इकोनॉमी को चलाना है तो गवर्नमेंट ने फटाक करके ये लेबर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस भी किया, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं हो रहा है। दिस इज कि हम लोगों को पता चला है कि भाई वो सोशलिज्म जो है वो नहीं चलेगा। अभी वो जगना होगा नींद से। 93 का वो जो लिबरलाइजेशन क्राइसिस, वो पेमेंट क्राइसिस की वजह से ही आया।
देखिए इंडिया का एक प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा साइज इतना बड़ा है ना कि हम लोगों को चैलेंज लगता ही नहीं है। अब पंजाब में कुछ हो रहा है तो पंजाब वाले जाने, इसको मुझे क्या है। नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले जाने, वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे चल रहा है तो वे लोग जाने। मुझे कुछ टच ही नहीं करता क्राइसिस। मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी क्राइसिस है, किंतु नेशनल क्राइसिस ना मुझे टच ही नहीं करती। यदि एक मिडिल क्लास एजुकेटेड एक वेल सेटल्ड फैमिली में से मैं आता हूँ तो ये क्राइसिस मुझे टच ही नहीं की। हमने पूरा इंडिया का मॉडर्न मैंने इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री देख लीजिए, ऐसा कोई भी क्राइसिस नहीं जो कि हमको टच किया हो मैंने पर्सनली। सो दैट इज़ वन बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। अब जैसे अमेरिका में है ये स्पुतनिक, रशिया ने स्पुतनिक छोड़ा फर्स्ट सैटेलाइट, तो उसको जो शॉक लगा पूरा एजुकेशन सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया। आप जब स्पुतनिक शॉक बोल के सर्च करेंगे पता चलेगा कि अमेरिका का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो लगा शॉक कि हाँ वे लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। इंडिया का प्रॉब्लम है पाकिस्तान जैसा पागल शत्रु बैठा है, वो हल्ला तो बहुत करेगा तो हमको सीरियस चैलेंज करने की उसकी क्षमता नहीं। चाइना है एक सीरियस चैलेंज है हमारे लिए, किंतु चाइना की बुद्धि भी बहुत है, वो थोड़ा टच करके छोड़ देता है। पता है कि उन लोगों को ज्यादा कुछ करने से फिर एक महाराक्षस खड़ा होगा, अभी सोया है सोने दो इसको। ना किंतु देखिए मान लीजिए इंडिविजुअल लाइफ में स्पिरिचुअल एम्बिशन हमारी बढ़े न बढ़े ऐसा हमेशा होगा। देखिए 10% हाईएस्ट एम्बिशन वाले होंगे, 20% मॉडरेट और 70% इधर उधर। दैट पिरामिड स्ट्रक्चर इज स्टैंडर्ड टू एवरी कंट्री। प्रश्न क्या है, कंट्री डेवलप होता है उसकी इकोसिस्टम से, माने सिविलाइजेशनल स्केल फ्रेमवर्क क्या है। आज वही इंडियन जो कि इंडिया में वो बजाज स्कूटर चलाता है, वहां जाके वो सीईओ फीओ हो जाता है, मल्टी बिलियनियर हो जाता है। वो अरविंद श्रीनिवासन ना कि कौन वो परप्लेक्सिटी का वो जो है वो इंडिया में रहता तो थोड़ी हमने सरप्राइजिंगली आज का एआई बूम जो है उसके पीछे में जो फंडामेंटल पेपर है अटेंशन इज ऑल यू नीड, उसका लीड ऑथर जो है वो तो इंडियन है। अभी वो इंडिया में रहता तो क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। वहां पे उसका गूगल इकोसिस्टम मिला तो उसने इतना सब कुछ करके दिखाया, राइट। तो कोई भी, अरे देखिए ना ईरान के इंजीनियर अमेरिका में वो कहीं ये बोल दिया कि ईरान से लोगों को इमिग्रेट मैंने H1B वीजा पे नहीं लेना है, वहां पे हल्ला चालू हो गया कि ईरान की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है कि हमको ईरानियन इंजीनियर के बिना नहीं चलेगा। आज हमको लगता है ईरान तो कंप्लीटली खत्म हो गया देश है, उन्हें वो इकोनॉमी है पॉलिटिकल सिस्टम में कंप्लीटली करप्ट हो गई है। इसके बावजूद अमेरिकन कंपनियां ईरानियन इंजीनियर को हायर करने के लिए लाइन लगा के खड़ी है। सो टैलेंट अब कोई भी देश में पिरामिड स्ट्रक्चर सेम ही दिखेगा, वो चाहे अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, टेक एनी कंट्रीज। डेवलप देश तभी होता है जब वो इकोसिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो सब तगड़ा होता है, तब वो और फिर अब देखिए ना कि इमिग्रेशन है, लोग इसे ही कंट्री में इमिग्रेट करना पसंद करेंगे, हाईएस्ट टैलेंट जो होती है कि जहाँ पे आपको ये इकोसिस्टम मिले। सो इंडिया का प्रॉब्लम, स्वामी जी का रिलेवेंस कहाँ पे आता है कि इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में जो हजारों सालों से अपना फोकस रहा है, तो स्वामी जी ट्रांसेंड्स दैट and says that same spiritual principle you can apply in order to develop this national framework. This is Swamiji's beauty, real contribution. आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, राइट। एनर्जी इक्वल्स मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो ये इक्वेशन जो है, एक और है एनर्जी, दूसरा है मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो आत्मनो मोक्षार्थम करेंगे जगत हिताय च, जगत हिताय च करेंगे तो आत्मनो मोक्षार्थम। बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो परफेक्ट इक्वेशन स्वामी जी ने दिया है हमको। एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी को एंटर करवाना होगा, योग और वेदांत को। दिस इज टू मी अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया। अब मैं जाता हूँ ना कॉलेजेस में, मैं देखता हूँ ये यंग लोग है ना, माने सच एंथुजियाज्म, सच लाइवलीनेस इट इज़ देयर। हम लोग अभी जैसे कि मैं अब मिडल एज तो क्रॉस हो गया है, अभी क्या है वो एंथुजियाज्म भी नहीं रहा, वो लाइवलीनेस भी नहीं रहा। किंतु ये स्टूडेंट्स में जो होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये लोग वेदांत को सीखे, स्वामी जी को सीखे, ठाकुर माँ स्वामी जी को समझे, तो उनका लाइफ कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज दे हैव दैट लाइवलीनेस, उन लोगों में ये है कि वो लोग अब जो कॉन्सेप्ट समझने में हमको 10 घंटे लगेंगे, मैंने घंटों में स्टडी करता रहूँ, ये लोग फटाफट करके उठा लेंगे। बिकॉज कि क्या है कि ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है ना अप टू 18 ईयर होता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन का साइज छोटा होता है और एक एडल्ट का ब्रेन एक होता है, तो वो डेवलपमेंट अप टू 18 ईयर्स तक चलता रहता है। उस समय जो ब्रेन का मास जो है वो जब इंक्रीज होता है, दैट टाइम उसका जो लर्निंग कैपेसिटी होता है ना,
वो एडल्ट से 10 गुना ज़्यादा होता है। सो एट दैट एज हम उनको योग और वेदांत सिखाए, ठाकुर माँ स्वामी जी सिखाए, तो ये लोग, मैंने आपको बताया था ना कि लिमड़ी में मैं वो गदाधर प्रोजेक्ट वो चलता था हमारा, तो मैं एक स्कूल में जाता था। तो स्कूल में बच्चे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के बने 5th स्टैंडर्ड तक के, तो उनको मैं ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानी बताता था, और उन लोगों में जो उत्साह, जो एक सीखने की इच्छा, मुझे इतना दुख होता था कि यही मैं एक कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट रिग्रेट एट दैट टाइम इन माई लाइफ। और मैंने आज एक कहानी बताई है, मैंने उनको कहा, एक सप्ताह के बाद में पूछा कि अच्छा बताओ वो कहानी कौन सी थी, जो बताएगा पूरी कहानी उसको गिफ्ट दूंगा। एक समय ऐसा है कि सभी बच्चे कहानी बता रहे, मुझे गिफ्ट देना बंद कर देना पड़ा क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सभी लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग सच्चा उत्तर दे रहे हैं जबकि यही कहानी को याद करने में मुझे कितना टाइम लगा इन लोगों ने एक बार सुन करके याद कर लिया है। सो दे हैव दैट लाइवलीनेस जो कि हमको माने समहाउ वी हैव टू कैप्चर दैट।